हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए, आज से साइंस पेडागोजी की प्रैक्टिस शुरू हो रही है। तो पेडागोजी के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को मैं सॉल्व करवाऊंगी। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि अभी तक कितना मैंने कंप्लीट करवा दिया है साइंस में। तो साइंस में मैं क्लास 6 to 8 की NCERT पढ़ा चुकी हूँ कंप्लीट। एक भी लेसन नहीं मैंने छोड़ा है। क्लास 6 to 8 की जो NCERT की बुक चलती है उनको मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है। इसके अलावा मैं प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, ऑफलाइन वाले पेपर और कुछ ऑनलाइन वाले पेपर भी मैंने करवाए हैं। तो जितने भी उसमें साइंस NCERT के क्वेश्चन थे उनको मैंने सभी को सॉल्व करवा दिया है। इसके अलावा मैंने साइंस की प्रैक्टिस भी करवा दी है। लगभग 13 वीडियो प्रैक्टिस की आ चुकी हैं। अब मैं पेडागोजी के क्वेश्चन भी करवा देती हूँ, क्योंकि इनका भी उतना ही महत्व है जितना NCERT का है। तो इसीलिए प्रैक्टिस मैंने कुल 13 वीडियो प्रैक्टिस की आ चुकी हैं। अब मैं पेडागोजी के क्वेश्चन करवा देती हूँ। उसके बाद साइंस के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बचते हैं उनको भी मैं करवाऊंगी। तो अभी तक मैं इतना कंप्लीट करवा चुकी हूँ। NCERT की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको वहाँ पर सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की भी वीडियो आपको एक साथ मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट उसकी भी बनी हुई है। और प्रैक्टिस की वीडियो भी आपको मिल जाएंगी। प्रैक्टिस की अभी मैंने प्लेलिस्ट नहीं बनाई है, जल्द ही मैं प्रैक्टिस की भी प्लेलिस्ट बना दूंगी। तो आप लोग ये सभी वीडियो देख लीजिए। इतना यदि आप साइंस में पढ़ लेते हैं तो साइंस में आपके 25+ आसानी से आ जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। बस आपको इतना कंप्लीट करना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, NCERT और जो भी साइंस की प्रैक्टिस मैंने करवाई है, और पेडागोजी के जो भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और आते हैं पहले प्रश्न पर। विज्ञान में पाठ्यचर्या योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला है, प्रत्येक सत्र में किए जाने वाले वैज्ञानिक प्रकरणों को निर्धारित करने के लिए की जाती है। दूसरा है, वैज्ञानिक अध्ययन को दूसरे विषय क्षेत्रों के कार्य के साथ जोड़ने के लिए की जाती है। तीसरा है, यह प्रत्येक सत्र के लिए प्रत्येक कार्य इकाई का विवरण देती है। और चौथा है, पूर्व अधिगम पर निर्मित करने के लिए प्रत्येक पाठ के विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों की योजना बनाने के लिए की जाती है। तो पाठ्यचर्या योजना के विषय में जो सर्वाधिक उपयुक्त है वह बताना है। तो सबसे पहले पाठ्यचर्या योजना के बारे में जानना आवश्यक है। तो यह वह प्रक्रिया है जो इस बारे में निर्णय लेने से संबंधित है कि क्या सीखना है और क्यों, और कैसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को मौजूदा पाठ्यचर्या आवश्यकताओं और उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थित करना है। तो अब आप समझ गए होंगे, चौथा विकल्प इसमें सही है। पूर्व अधिगम पर निर्मित करने के लिए प्रत्येक पाठ के विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों की योजना बनाने के लिए की जाती है। और पाठ्यचर्या योजना जो है शिक्षण और अधिगम की सुविधा के लिए मानचित्र है, और यह प्रभावी शिक्षण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। और यह शिक्षण और अधिगम के लिए रूपरेखा प्रदान करता है जो छात्र अधिगम के प्रदर्शन को बढ़ावा देने में मदद करता है। तो साथ में आपको ये भी याद रखना है, चौथा विकल्प इस प्रश्न में सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भौतिकी के कड़े रूप से संरचित पाठ को यदि थोड़े लचीलेपन के साथ पढ़ाया जाता है तो यह उस विद्यार्थी के सीखने के लिए सबसे कम उपयुक्त होगा। पहला विकल्प है जो अति क्रियाशील है। दूसरा है, जो सांस्कृतिक रूप से वंचित है। तीसरा है, जिसकी बुद्धि लब्धि 85 है। और चौथा है, जिसकी बुद्धि लब्धि 125 है। तो भौतिकी के कड़े रूप से संरचित पाठ को यदि थोड़े लचीलेपन के साथ पढ़ाया जाए तो यह
जो अति क्रियाशील विद्यार्थी हैं उनके लिए सबसे कम उपयुक्त होगा। पहला विकल्प इसमें सही है, क्योंकि जो अति क्रियाशील विद्यार्थी होते हैं ये लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ होते हैं और उन्हें कम समय में अधिगम की आज़ादी चाहिए होती है। और अति सक्रिय छात्र आमतौर पर निरंतर गतिविधि, आसानी से विचलित होना, ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता तथा आवेग का उल्लेख करते हैं। तो इसीलिए पहला विकल्प सही होगा। जो अति सक्रिय छात्र हैं उनके लिए सबसे कम उपयुक्त होगा यदि भौतिकी के कड़े रूप से संरचित पाठ को लचीलेपन के साथ पढ़ाया जाए। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, जैव विज्ञानों में पाठ योजना को ध्यान में रखते हुए मुख्य रूप से निर्देशित होनी चाहिए। पहला विकल्प है कक्षा के औसत बच्चे की आवश्यकताओं को पूरा करने, दूसरा है अभिभावकों को संतुष्ट करने, तीसरा है पाठ्यचर्या के लक्ष्यों और अधिगम परिणामों, और चौथा है बच्चों को कार्य उपलब्ध कराने। तो जैव विज्ञानों में पाठ योजना पाठ्यचर्या के लक्ष्यों और अधिगम परिणामों को ध्यान में रखते हुए मुख्य रूप से निर्देशित होनी चाहिए। तीसरा विकल्प इसमें सही है। तो पाठ योजना एक ऐसी गतिविधि है जिसे शिक्षक कक्षा संचालित करने से पहले करते हैं। यह एक दैनिक मार्गदर्शिका होती है कि छात्रों को क्या सीखना है और कैसे पढ़ाया जाएगा, अधिगम को कैसे मापा जाएगा। तो इसीलिए इसमें तीसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, जब उच्चतर कक्षा के बच्चे शोध कार्य करते हैं तो शिक्षक को जिस मुख्य समस्या से जूझना पड़ता है वह है। पहला है उपयुक्त सामग्री खोजना, दूसरा है इंटरनेट पर विद्यालयी पुस्तकालय में समय का सूचीकरण करना, तीसरा है पब्लिक पुस्तकालय का सहयोग प्राप्त करना, और चौथा है बच्चों को नकल करके विश्वकोशों और पुस्तकों से शब्दशः उतारने से रोकना एवं प्रभावी तरीके से उनका मार्गदर्शन करना। तो उच्चतर कक्षा के बच्चे जब शोध कार्य करते हैं तो शिक्षक को मुख्य रूप से जिस समस्या से जूझना पड़ता है वह है बच्चों को नकल करके विश्वकोशों और पुस्तकों से शब्दशः उतारने से रोकना एवं प्रभावी तरीके से उनका मार्गदर्शन करना। क्योंकि यदि बच्चे नकल करके विश्वकोशों और पुस्तकों से शब्दशः उतार लेंगे तो उनका शोध कार्य करने का कोई भी उद्देश्य सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो नकल से उस चीज़ को प्राप्त कर लेंगे। तो ये एक मुख्य समस्या होती है शिक्षक के लिए जब उच्चतर कक्षा के बच्चे शोध कार्य करते हैं। शिक्षक का कार्य है कि बच्चों को ऐसा करने से रोकना और प्रभावी तरीके से उनका मार्गदर्शन करना, ताकि बच्चे जो शोध कार्य कर रहे हैं वह अपने स्वयं के विचारों या शब्दों को प्रयोग करें, नैतिक और बुद्धिमानी से उपयोग करने की क्षमता अपनी बढ़ाएं। इसीलिए उनका मार्गदर्शन करना आवश्यक है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर होगा, क्योंकि ये समस्या होती है शिक्षकों के लिए। अगला प्रश्न है, शिक्षण की प्रोजेक्ट पद्धति के दर्शन के साथ सर्वश्रेष्ठ रूप से संबंधित है। फिल करना है इसमें। पहला विकल्प है मैक्स रेफर्टी, दूसरा है जॉन डीवी, तीसरा है रॉबर्ट हचिंस, और चौथा है BF स्किनर। तो शिक्षण की प्रोजेक्ट पद्धति जॉन डीवी के दर्शन के साथ सर्वश्रेष्ठ रूप से संबंधित है। दूसरा विकल्प इसमें सही है। तो जॉन डीवी एक अमेरिकी दार्शनिक थे और इन्होंने प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा का प्रस्ताव दिया, जो इस बात पर जोर देती है कि अधिगम केवल प्रत्यक्ष दृष्टिकोण के माध्यम से होता है। इसलिए छात्रों को अनुकूलन और अधिगम के लिए पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करनी चाहिए। और प्रोजेक्ट पद्धति इन्हीं के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति जो है पहले इसकी उत्पत्ति जॉन डीवी ने की थी और बाद में WH और किलपैट्रिक ने। तो इसीलिए दूसरा विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक निदर्शन का आयोजन करता है, लेकिन निदर्शन का अपेक्षित परिणाम नहीं आ पाता। शिक्षक के लिए तो सबसे पहले आपको जानना आवश्यक है कि निदर्शन क्या होता है
तो निदर्शन शिक्षण की वह प्रक्रिया है जिसमें चरण दर चरण प्रक्रिया में छात्रों को पढ़ाना शामिल है। यह शिक्षार्थियों के बीच रुचि विकसित करने में मदद करता है और सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करता है। अब इसमें प्रश्न में पूछा गया है कि विद्यार्थियों को अब प्रेरित करने के लिए शिक्षक निदर्शन का आयोजन कर रहा है, लेकिन इसका अपेक्षित परिणाम नहीं आ रहा है, तो सर्वश्रेष्ठ सलाह बतानी है। तो पहला तो इसका उत्तर नहीं होगा। कक्षा को बताना कि निर्देशन असफल हो गया है, ये भी गलत है। विद्यार्थियों के साथ मिलकर निदर्शन की असफलता का कारण लगाना व उसे समझाना, तीसरा विकल्प इसमें सही है, क्योंकि इसमें शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी शामिल है। तो शिक्षार्थियों को बताना पड़ेगा कि जो निदर्शन है वह असफल हो गया है। अब इसके कारण का पता लगाएंगे और उसे किस तरीके से सफल बनाना है ये भी तय करेंगे। तो तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अधिगम की जटिलता की प्रतिक्रिया के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी विधि के उपयोग की सलाह विज्ञान शिक्षकों को नहीं दी जानी चाहिए। यानी कि अधिगम की जटिलता की प्रतिक्रिया के रूप में जो विज्ञान शिक्षकों को सलाह नहीं देनी है वह बताना है। पहला है, जटिल संकल्पनाओं को आरंभ करते समय विद्यार्थियों के चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए केवल मुक्त उत्तर वाले प्रश्न पूछना। दूसरा है, विद्यार्थियों के पूर्ववर्ती ज्ञान का पता लगाने हेतु पूर्व परीक्षण लेना। तीसरा है, गूढ़ प्रक्रियाओं को समझाने हेतु हस्त प्रचालित सामग्री का उपयोग। और चौथा है, शिक्षण स्तर को अलग अलग विद्यार्थियों के स्तर से थोड़ा अधिक परंतु कक्षा के स्तर की सीमा के भीतर रखना। तो अधिगम की जटिलता की प्रतिक्रिया के रूप में कौन सी विधि के उपयोग की सलाह विज्ञान शिक्षकों को नहीं देनी है। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर होगा कि जटिल संकल्पनाओं को आरंभ करते समय विद्यार्थियों के चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए केवल मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों का पूछना। ये सलाह विज्ञान शिक्षकों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि केवल मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों को नहीं पूछना है, बंद अंत वाले प्रश्नों के साथ भी इस प्रक्रिया को शुरू किया जा सकता है। तो दोनों प्रकार के प्रश्न पूछने हैं, केवल मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों को नहीं पूछना है, क्योंकि मुक्त अंत वाले प्रश्नों में सीमित प्रतिक्रियाएं नहीं हो सकती हैं और यह एक ऐसी समस्या को संदर्भित कर सकता है जिसमें उत्तर प्राप्त करने के लिए एक से अधिक सही उत्तर या एक से अधिक रणनीति हो सकती है। तो इसीलिए पहला इसमें उत्तर होगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि कौन सी विधि के उपयोग की सलाह विज्ञान शिक्षकों को नहीं दी जानी चाहिए। नहीं को आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि एक मिश्रित योग्यता वाली कक्षा जिसमें विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरणों में है के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी। पहला है, मूर्त वस्तुओं को शामिल करके हाथ से की जाने वाली गतिविधियों द्वारा अमूर्त संकल्पनाओं का सरलीकरण। दूसरा है, पियाजे द्वारा बताए गए संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों के अनुसार कक्षा का 4 समूहों में पुनः वर्गीकरण। तीसरा है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए वृष्टि अनुदेशन की योजना। और चौथा है, विद्यार्थियों के बुद्धि लब्धांकों का औसत निकालकर उसके अनुसार शिक्षण की योजना। तो प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सी मिश्रित योग्यता वाली कक्षा जिसमें कौन सी विधि एक मिश्रित योग्यता वाली कक्षा जिसमें विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरणों में है के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी। तो पहला विकल्प सही है, मूर्त आवश्यकताओं को शामिल करके हाथ से की जाने वाली गतिविधियों द्वारा अमूर्त संकल्पनाओं का सरलीकरण। पहला विकल्प इसमें सही होगा। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी हैं? पहली है संवेदी पेशी अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियों में से किसका सबसे कम शैक्षिक मूल्य है? पहला विकल्प है मॉडल का निर्माण करना, दूसरा है सरल प्रयोग के बारे में पढ़ना, तीसरा है वैज्ञानिक सिद्धांत की चर्चा करना और चौथा है डिजाइन बनाना।
तो इसमें पूछा गया है कि विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियों में किसका सबसे कम शैक्षिक मूल्य है। तो सरल प्रयोग के बारे में पढ़ना इसका सबसे कम शैक्षिक मूल्य है, दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से किस पाठ में पहले सामान्य नियम स्पष्ट किए जाते हैं, उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं। पहला विकल्प है निगमनात्मक पाठ, दूसरा है आगमनात्मक पाठ, तीसरा है संज्ञानात्मक पाठ और चौथा है कौशल पाठ। तो पहले नियम दिए जाते हैं और फिर उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं। तो निगमनात्मक विधि में ऐसा होता है, पहला विकल्प इसमें सही है। इसमें पहले नियम बताया जाता है, उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं। और आगमनात्मक पाठ में क्या होता है, पहले उदाहरण दिए जाते हैं, उसके बाद नियम बताया जाता है। तो पहला विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। पहला है प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल कौशल का विकास करना, दूसरा है तकनीकी कौशल अर्जित करना, तीसरा है प्रक्रमण कौशल अर्जित करना और चौथा विकल्प है वैज्ञानिक साक्षरता अर्जित करना। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, पूछा गया है तकनीकी कौशल अर्जित करना, दूसरा विकल्प इसमें सही है। क्योंकि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या का जो मुख्य उद्देश्य है वह वैज्ञानिक रूप से साक्षर बनाना है, क्योंकि विज्ञान माध्यमिक स्तर तक की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य घटक है। तो इस प्रश्न में अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। पहला है प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल कौशल का विकास करना, दूसरा है तकनीकी कौशल अर्जित करना, तीसरा है प्रक्रमण कौशल अर्जित करना और चौथा है वैज्ञानिक साक्षरता अर्जित करना। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल कौशल का विकास करना सही है, प्रक्रमण कौशल अर्जित करना ये भी सही है, वैज्ञानिक साक्षरता अर्जित करना ये भी सही है, लेकिन तकनीकी कौशल अर्जित करना ये उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 ने इस बात का प्रबल समर्थन किया कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण को, पहला विकल्प है शिक्षार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयार करना चाहिए, दूसरा है संवेगात्मक रूप से संतुलित बनने में शिक्षार्थियों की सहायता करना, दूसरा है संगणना कौशल अर्जित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना और चौथा है विषय सीखने सिखाने के लिए रचनावादी उपागम का अनुसरण करना। तो एनसीएफ 2005 ने इस बात का समर्थन किया है कि विषय सीखने और सिखाने के लिए रचनावादी उपागम का अनुसरण करना, चौथा विकल्प इसमें सही है। तो एनसीएफ 2005 जिसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कहते हैं, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और शिक्षण परिषद प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी द्वारा 1975, 1988, 2000 और 2005 में प्रकाशित 4 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में से एक है और यह भारत में विद्यालय के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों और शिक्षण प्रथाओं के लिए एक दिशा निर्देश के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या की संज्ञानात्मक वैधता की यह मांग है कि, पहला है उसे शिक्षार्थियों की आयु की दृष्टि से उपयुक्त और उनके बोधन स्तर की पहुंच के भीतर होना चाहिए, दूसरा है उसे वैज्ञानिक रूप से सही विषय वस्तु संप्रेषित करनी चाहिए, तीसरा है उसे शिक्षार्थी की स्वाभाविक जिज्ञासाओं और सृजनात्मकता को पोषित करना चाहिए
और चौथा है उसे शिक्षार्थियों को इस योग्य बनाना चाहिए कि वे सराहना कर सकें कि समय के साथ विज्ञान की संकल्पनाएं किस तरह विकसित होती हैं। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या की संज्ञानात्मक वैधता की मांग है कि उसे शिक्षार्थी की आयु की दृष्टि से उपयुक्त और उनके बोधन स्तर की पहुंच के भीतर होना चाहिए। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व विशेषता को प्रदर्शित नहीं करता? पहला विकल्प है प्रमाण मांगना, दूसरा है पक्षपाती राय, तीसरा है तर्क संगत चिंतन और चौथा है व्यापक सोच। तो वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व विशेषता को पक्षपाती राय प्रदर्शित नहीं करता है। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं की एनसीईआरटी की पुस्तकों में दैनिक जीवन से संबंधित व्यापक संख्या के प्रश्न शामिल किए गए जिन्हें हल नहीं किया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि पहला है आकलन के लिए शिक्षकों के पास एक अच्छा प्रश्न भंडार है। दूसरा है शिक्षार्थी इन प्रश्नों को वैज्ञानिक के पास भेजकर उनके उत्तर प्राप्त कर सकें। दूसरा है शिक्षक गृह कार्य के लिए इन प्रश्नों का प्रयोग कर सकें और चौथा है शिक्षार्थी विभिन्न स्रोतों की खोज करते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकें। तो एनसीईआरटी की पुस्तकों में दैनिक जीवन से संबंधित व्यापक संख्या में प्रश्न शामिल किए गए लेकिन इन्हें हल नहीं किया गया ताकि शिक्षार्थी विभिन्न स्रोतों की खोज करते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सके। चौथा विकल्प इसमें सही है। तो आज की वीडियो में कुल 15 प्रश्न लिए थे। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा एनसीईआरटी जो मैंने पढ़ाई है, यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो कृपया देख लीजिए, क्योंकि वो वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगी। प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन तो आप ज़रूर ही पढ़ के जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।